हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड से एसएसटी के लिए रहने वाली है। और ये एसएसटी के लिए हमारी महा मैराथन क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम क्लास 6 की हिस्ट्री और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉपी और पेन ले लेंगे और उसमें 1 से और 140 तक क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ऐसा करने से साथियों फायदा ये होगा, एक तो आप अपनी तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर पाएंगे और साथ में साथियों दूसरा फायदा ये होने वाला है कि जो बीच में मेन टॉपिक आएंगे आप उन्हें क्या कर लेंगे साथियों, नोट कर लेंगे, ताकि आप उससे रिवीजन भी कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज के लिए पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है साथियों कि तारा किसे कहते हैं। सूर्य एक तारा है और जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उसे तारा कहते हैं। और अगला है कि जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उसे तारा कहते हैं। तो दोस्तों पहला और दूसरा कथन दोनों के दोनों सही है, लेकिन तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा? जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है तो दोस्तों उसे तारा नहीं, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, और जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला और दूसरा सही है, ऐसा कथन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं या तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं या आकाश गंगा को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, सही उत्तर को जानने से पहले हम क्या कर लेंगे, नक्षत्र मंडल समझ लेंगे। तो तारों के जो विविध समूह हैं, जैसे एक तारों का समूह ये हो जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा बनाई गई आकृति, और फिर अगले तारों का समूह ये हो जाएगा। आपको अलग अलग तारों के क्या दिख रहे होंगे, समूह दिख रहे होंगे। तो तारों के विविध समूहों द्वारा जो बनाई गई आकृतियां हैं उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा और बाकी ए और सी गलत हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा नोट्स अभी तक नहीं लिया है और अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808 और 936634 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। अभी भी आपके पास कितने, 6 दिन बचे हुए हैं और 6 दिन में अगर आप चाहें तो कम समय में आप यूटेट को क्लियर कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि नोट्स की फीस कितने रहने वाली है, तो साथियों पहले नोट्स की फीस कितनी थी, 250 थी। अब 250 से कितनी कर दी गई है, 150 कर दी गई है। और 150 में आपको कौन कौन से नोट्स मिलने वाले हैं, तो हिंदी पेडालॉजी और हिंदी ग्रामर, और साथ में आपको कौन सा मिलने वाला है, तो सीडीपी का नोट्स मिलने वाला है और साथ में एसएसटी का नोट्स मिलने वाला है। तो 150 में साथियों आपको ये 3 सब्जेक्ट्स के क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं और आपने नहीं लिए हैं तो जरूर से जरूर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें और यहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3, ध्रुव तारे के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। पहला दिया गया है कि उत्तर दिशा को बताता है, तो बिल्कुल सही बात है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसको हम जो पिछला चित्र है उससे फिर और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और अगला है बी है कि यो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। और अगला है सप्तऋषि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों तीनों के तीनों कथन सही है और जब तीनों के तीनों कथन सही है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम ध्रुव तारे को चित्र में भी समझ लेते हैं। तो साथियों ये कौन सा हो जाएगा, ये ध्रुव तारा हो जाएगा। ठीक है, और ध्रुव तारा क्या उत्तर दिशा को बता रहा है, ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम है, और ऊपर कौन सी होती है, उत्तर दिशा को बताता है, बिल्कुल सही है। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो बिल्कुल सही बात है, आसमान पर एक ही स्थान पर रहता है। और इसकी पहचान हम सप्तऋषि के सहायता से कर सकते हैं। सप्तऋषि जो मंडल है, ये 7 तारों का जो समूह है, इसके बगल में ही कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा। तो तीनों के तीनों कथन क्या थे, सही थे। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो साथियों हमें बताना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। अगर साथियों यहाँ से प्रश्न हमें इस प्रकार से पूछा होता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, अगर सूर्य पूछा होता तो ऑप्शन नंबर जो ए है बुध सही उत्तर हो जाता। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों शुक्र है। शुक्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हमें ग्रहों का क्या बताना है, सही क्रम बताना है। पहला दिया गया है कि बुध शुक्र और बृहस्पति मंगल। तो दोस्तों बुध शुक्र और बृहस्पति, तीसरे नंबर पर कौन है, पृथ्वी, तो ये गलत हो जाएगा। और यहां पर पहले ही बृहस्पति दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सी की, बुध शुक्र और पृथ्वी नेपच्यून, तो सब पृथ्वी के बाद कौन सा साथियों, मंगल, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम डी की बात करें तो डी सही है, बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल। इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद ये पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद ये कौन सा है, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद ये कौन सा हो जाएगा साथियों, वरुण। तो ये सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह कौन से होते हैं। तो पार्थिव ग्रहों को ही आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। हमें पहचान करनी है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो सूर्य से 4 ये नजदीक के ग्रह है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। और आंतरिक ग्रह इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के नजदीक के ग्रह है। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से हैं, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि बुध शुक्र शनि और बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या नहीं है, पार्थिव ग्रह नहीं है। बृहस्पति क्या है, इसे हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं या इसे हम जोबियन ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अगला है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ये कौन से हो जाएंगे, अगर यहां पर हमें जोबियन पूछा जाता है या बाह्य ग्रह पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। और सी है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि बुध और शुक्र और पृथ्वी और जो मंगल है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न साथियों पेपरों में बहुत बार पूछा भी गया है, यूटेट और सीटेट दोनों में। अगला प्रश्न है साथियों जोबियन ग्रह की, जोबियन ग्रह किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि जोबियन ग्रह या गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो दोस्तों यही क्या है, सही क्रम हो जाएगा, या इन्हीं को ही क्या कहते हैं हम, जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह कहते हैं। इनके अगला कौन सा हो जाना था, ये अरुण, और अगला वरुण हो जाएगा 8वें नंबर का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। साथियों 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम प्रश्न के आकार को हल्का सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ताकि आपको प्रश्न पूरा दिखे। प्रश्न है पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। पहला दिया गया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में सबसे बड़ा पांचवा है। तो बिल्कुल सही बात है। सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में अगर हम पृथ्वी की बात करें तो सबसे पहले ये कौन सा हो जाएगा, ये सूर्य है। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल। तो पृथ्वी का सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। और अगर हम आकार के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, और पांचवा नंबर हमारे पृथ्वी का आता है। 4 ये हो जाएंगे बड़े, और पांचवा हमारे पृथ्वी का नंबर आता है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा नंबर, और अगर हम आकार के हिसाब से बात करें तो आकार के हिसाब से पांचवा नंबर, बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है इसके आकार को भूभाग या जियोड कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो आकार है, जो पृथ्वी क्या होती है, ध्रुवों से चपटी और बीच से उभरी होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसके आकार को भूभाग या जियोड कहा जाता है, ठीक है। अगला है सी है जीवन
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल कहाँ पाई जाती हैं, तो पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो तीनों के तीनों कथन दोस्तों सही है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 है कि क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? शनि और पृथ्वी के बीच, और मंगल और पृथ्वी के बीच, और पृथ्वी और शनि शुक्र के बीच, और मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों ये कौन सा ग्रह है? मंगल है और ये बृहस्पति है, और इनके बीच जो आप ये वाली पट्टी देख रहे होंगे यही कौन सी है? यही क्षुद्र पट्टी है। तो अगर हम बात करें कि क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है? हमें ऑप्शन दिया गया है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो शुक्र है, शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार, घनत्व और जो आकृति है वो लगभग कैसी है? पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। हमें पहला दिया गया है वृत्ताकार पथ पर, अगला है आयताकार पथ पर, अगला है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही उत्तर हो जाएगा कि सारे के सारे जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा? सूर्य, और ये बुध, और ये शुक्र, और ये पृथ्वी, और ये मंगल। तो ये इस प्रकार से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि पृथ्वी अपने अक्ष और कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको थोड़ा सा मैप में भी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यहाँ होता और दक्षिणी ध्रुव यहाँ होता, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उत्तरी ध्रुव कहाँ है पृथ्वी का? ये वाला उत्तरी ध्रुव है, और ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, और इसके बीच का जो ये कोण है, यही कोण कितना है? 23.5 डिग्री है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी है। अगर हम कक्षीय तल की बात करें तो तल दोस्तों ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ से और यहाँ के कोण की बात करें तो यही कितना है दोस्तों? ये 66.5 डिग्री है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री और कक्षीय तल पर कितना? 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं। ग्लोब पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं अध्यारोपित होती है, वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो ग्लोब पर खींची गई रेखाएं हैं ये कैसी होती है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में नहीं खींची गई है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कैसी है? अध्यारोपित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों? प्रश्न नंबर कौन सा? ये 13, और 13 के बाद वापस फिर से 12 आ गया, ठीक है। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 ही मान लेते हैं इसे कि ग्लोब को दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? तो साथियों ये ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब के जो ये बीचों बीच रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसी को ही 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो साथियों ग्लोब को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो 0 डिग्री
जीरो डिग्री अक्षांश, ये जीरो डिग्री अक्षांश भी कहते हैं दोस्तों इसे, और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा भी हो जाएगी, जीरो डिग्री अक्षांश भी हो जाएगी, और साथ में भूमध्य रेखा भी हो जाएगी, और इक्वेटर भी। तो ये इसी के 4 नाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा इसके 23.5 डिग्री उत्तर में हो जाएगी। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा। ठीक है, और अगर हम मकर रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? तो दोस्तों मकर रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर दोस्तों ये वाला हो जाएगा। ये वाला क्या है? 0 डिग्री देशांतर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? हमें अक्षांश रेखाओं की संख्या बतानी है कि जिस प्रकार से ये 0 डिग्री है, और इसके बाद ये 23 के बाद ये 66, और यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री अक्षांश है। इसी प्रकार से दक्षिण ध्रुव में भी ये 23.5 हो जाएगी, और इसके बाद 66 हो जाएगी, और 66 के बाद ये 90 हो जाएगी। तो साथियों हम कह सकते हैं कि इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 23, और इस प्रकार से 23 24 25 और 66, और 66 से 90। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 180, और 180 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि हमें ऑप्शन 181 दिया जाए, तो दोस्तों 181 ही सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ये जो 0 डिग्री है इसे हमने ना उत्तरी गोलार्ध में गिना ना दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन जो ये 181 है, 181 ऑप्शन में दिया ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की संख्या। हमें ऑप्शन दिया गया है कि 360, 180, 90 और 480। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 360। हम देख पा रहे हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में होती है, और इसी प्रकार से 180 देशांतर रेखाएं कहाँ होती है? पश्चिमी गोलार्ध में होती है। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगर हमें यहाँ अक्षांश रेखाएं पूछी जाती तो अक्षांश रेखाओं का ये हो जाएगा। अगर हमें उत्तरी गोलार्ध पूछा जाता है या दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए बात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगर हमें प्रश्न सिर्फ ये पूछा जाए कि पूर्वी गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो पूर्वी गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएगी दोस्तों? 180। इसी प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध में भी कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 180। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच जो कटिबंधीय क्षेत्र है क्या कहलाता है? ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा ये वाली हो जाएगी दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, और ये वाली हो जाएगी मकर रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा। तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से साथियों अगर हमें प्रश्न पूछे जाए कि जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, और इसके बीच जो ये आर्कटिक है, आर्कटिक वृत्त, और जो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और उसी प्रकार से ये भी क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। बीच वाला उष्ण, और ये वाला कौन सा? शीतोष्ण। और अगर हम बात करें जो ये ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेशों वाला जो ये क्षेत्र है, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 16। आइए समझते हैं। प्रश्न साथियों कि भारत का मानक समय कितना है? तो साथियों हमें पहला दिया गया है कि 82.5 डिग्री पश्चिम है, और अगला है बी है
कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और अगला है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और सी है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या हम कह सकते हैं इसे 82 डिग्री और 30 मिनट भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रमुख यामोत्तर का मान, हमें क्या बताना है? प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, 180 डिग्री देशांतर होता है, या 90 डिग्री अक्षांश होता है। तो दोस्तों 0 डिग्री कौन सी हो जाएगी? ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर को ही क्या कहा जाता है? प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि तिथि रेखा कौन सी है, इनमें से तिथि रेखा कौन सी है, तो दोस्तों इनमें से तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये तिथि रेखा हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 180 डिग्री देशांतर क्या है? तिथि रेखा है। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रिड जाल किसे कहा जाता है? तो अगर हम बात करें, ये अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ये कौन सी रेखाएं हो जाएगी? अक्षांश। और इसी प्रकार से ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। और जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, या मिलती है ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके द्वारा जो बनाया गया ये जो जाल है, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रिड जाल कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रिड जाल कहा जाता है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 19, आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। हमें पहला दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात का जो विभाजन करने वाला वृत्त है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और अगला है 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे। और अगला है कि 23.5 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। और डी है 90 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये हम देख पा रहे हैं, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है, तो साथियों पृथ्वी पर जो दिन और रात को विभाजित करने वाले जो ये वृत्त है, दिन और रात, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो दिन और रात को जो विभाजित करने वाला जो दोस्तों वृत्त है उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर दिन और रात कौन से गति के कारण होते हैं? तो दोस्तों घूर्णन गति के कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि अभी पृथ्वी के सूर्य के सामने पृथ्वी का जो वाला हिस्सा है, यहाँ पर अभी दिन है, और जब पृथ्वी क्या करेगी? घूर्णन गति करेगी, तो ये वाला पीछे चला जाएगा और पीछे वाला आगे चला जाएगा। तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 20। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 20 को कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है। तो दोस्तों पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। एक हो जाएगी घूर्णन गति, ठीक है, और अगला हो जाएगा दोस्तों परिक्रमण गति। अगली कौन सी हो जाएगी? परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने ही अक्ष पर घूमती है, जब जहां पर स्थित है वहीं पर घूमेगी तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और जब हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाती है या परिक्रमा करती है, तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 21, आइए समझते हैं लीप वर्ष किसे कहते हैं, या लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में कितने? 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये 366 दिन क्यों होते हैं, एक दिन क्यों बढ़ता है, तो साथियों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर, ये सूर्य हो जाएगा, और हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना? 365 दिन, और ये दिन हो जाएंगे, और कितना? 5 घंटे और 46 मिनट और 48 सेकंड का समय लगाती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये लगभग कितना हो जाता है? 6 घंटे के लगभग हो जाता है, जिन्हें हम नहीं गिनते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या गिनते हैं? 365 दिन को गिनते हैं। और जो ये
6 घंटे हैं लगभग, इन्हें हम नहीं गिनते हैं। तो 6 घंटे 1 साल, 6 घंटे 2 साल, 6 घंटे 3 साल और 6 घंटे 4 साल। तो प्रत्येक 4 साल बाद ये कितने बन जाते हैं? 24 घंटे बन जाते हैं। और इसलिए प्रत्येक 4 साल बाद जो वर्ष है, वर्ष कितने का होता है? 366 दिन का होता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और जो एक दिन ये बढ़ता है, तो एक दिन ये कब बढ़ता है? तो फरवरी 28 का न होकर अब कितना का होता है? प्रत्येक 4 साल बाद 29 दिन का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा? 22। आइए समझते हैं, विषुव किसे कहते हैं? सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है और पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, उसे हम विषुव कहते हैं। अगला है कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। साथियों, जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी आयंत कहते हैं। इसी प्रकार से सी है कि सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है। जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ेगी तो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे दक्षिणी आयंत कहते हैं। और उत्तरी आयंत में जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़े। ठीक है, और अगला है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है? इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों की उपसौर और अपसौर की स्थिति। ठीक है, तो हमें बताना है कि उपसौर और अपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को अपसौर होता है। साथियों पहले हमें उपसौर समझना है कि उपसौर किसे कहते हैं। साथियों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। और ऐसे में इसकी जो स्थिति है वो भी लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। ऐसे में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होती है साथियों? न्यूनतम दूरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगर हम बात करें कि उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को क्या होता है साथियों? अपसौर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 25, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि पृथ्वी पर दिन और रात कौन सी गति के कारण होती है? तो जो पृथ्वी पर दिन और रात है वो कौन सी गति के कारण होती है? तो वो घूर्णन गति के कारण होती है। ये हमने इससे पहले भी समझ लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग का जो वितरण है, वितरण को दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? भौतिक मानचित्र या उचावच मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, या राजनीतिक मानचित्र का किया जाता है, या थीमेटिक? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो थीमेटिक मानचित्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थीमेटिक मानचित्र में हम क्या क्या दिखाते हैं? सड़क को दिखाते हैं, वर्षा को दिखाते हैं, वनों को दिखाते हैं और उद्योगों को दिखाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजनीतिक मानचित्र की, तो राजनीतिक मानचित्र में हम देशों की जो सीमाएं हैं, ठीक है, देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाते हैं। और फिर जो राज्य है, जो देश के अंदर राज्य है, राज्यों की जो राज्य सीमाएं हैं उनको दर्शाते हैं। और फिर राज्य के अंदर जो जिलों की सीमाएं हैं उसको दर्शाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं साथियों? दिशाओं को दर्शाते हैं, या सीमाओं को दर्शाते हैं साथियों। दिशाएं नहीं, सीमाओं को दर्शाते हैं। जैसे मान लो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ठीक है, और इसी प्रकार से भारत और जो अफगानिस्तान है उनके बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों डूरंड है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है। तो ये जो सीमा रेखाएं हैं, ये सीमा रेखाएं कौन से मानचित्र में दर्शाई जाती है? तो ये राजनीतिक मानचित्र में दर्शाई जाती है। इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें उच्चावच मानचित्र, तो उच्चावच मानचित्र में हम जैसे महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, या पठार हो गया, मैदान हो गया, या पर्वत हो गया, ठीक है, या झरने हो गए, तो हम उन्हें किन में दिखाते हैं? तो भौतिक मानचित्र में दिखाते हैं। साथियों हमने मानचित्र के तीनों प्रकार को समझ लिया है और यहाँ से भी प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 27, आइए देखते हैं। प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? पहला दिया गया कि 4 मुख्य दिशाओं पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण को मिलाने वाला जो बिंदु है उसे क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, प्रतीकों को कहा जाता है, खाका को कहा जाता है, या रेखा चित्र को कहा जाता है। साथियों अगर हम बात करें प्रधान बिंदु, जो मुख्य 4 दिशाएं हैं, तो पूरब और ये पश्चिम और ये उत्तर
और ये दक्षिण। ये जो चार मुख्य दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं को जो मिलाने वाला ये बिंदु है, इस बिंदु को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, हम जो प्रश्न को करने की जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप कम समय पर में क्या कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाओ, क्योंकि आपके पास समय कम है और कम समय में आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाओ, यह आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, दिक्सूचक का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए किया जाता है, या दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, या दूरी को मापने के लिए किया जाता है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। दिक्सूचक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए। जो दोस्तों क्या होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं या नाविक होते हैं या समुद्री जो व्यापारी होते हैं, वो इसी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं दिशाओं का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 29। आइए समझते हैं कि पैमाना आवश्यक है, कि पैमाना क्यों आवश्यक है। हमें दिया गया है, पहला है कि मानचित्र के लिए आवश्यक है, रेखा चित्र के लिए आवश्यक है, या प्रतीकों के लिए आवश्यक है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 30। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 30 है साथियों कि महाद्वीपों को उनके आकार की दृष्टि से अवरोह क्रम में लगाना है। तो दोस्तों एक होता है आरोह क्रम, ठीक है, आरोह क्रम और अवरोह क्रम। अगर हम बात करें अवरोह क्रम में, हम इस प्रकार से, जैसे मान लो कि सबसे बड़ी संख्या 10 है, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, इस प्रकार से लगाते हैं। और आरोह क्रम में हम किस प्रकार से, सबसे पहले मान लो कि 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसे आरोह क्रम कहते हैं, और जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उसे अवरोह क्रम कहते हैं। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ये पहले ही गलत हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, और यहाँ पर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो साथियों सबसे छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कि अगर हम बात करें महाद्वीपों को उनके सही आकार में, सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा बात करें तो कौन सा है, सबसे बड़ा दोस्तों एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 31। आइए समझते हैं। ऐसा कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है? तो ऐसा एकमात्र महाद्वीप कौन सा है साथियों? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है संसार का या विश्व का जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजर रही है। अगर हम बात करें इसी प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में भी दो रेखाएं होकर गुजर रही है, एक भूमध्य रेखा और दूसरी कर्क रेखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 32। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 32 है साथियों कि पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच है? तो पनामा स्थल संधि, स्थल संधि का मतलब क्या होता है साथियों? जहां पर दो संकरे भाग या दो स्थल एक संकरे भाग से मिल रहा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। जैसे कि ये उत्तर अमेरिका हो जाएगा और ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, और ये जहां पर मिल रहे हैं संकरे भाग से, इस स्थल संधि को ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही पनामा स्थल संधि कहा जाता है। और ये पेपर में यूटेट और सीटेट में दोनों में पूछा गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। समझते हैं कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और मालदीव के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि है। ये मान लो दोस्तों भारत का क्या हो जाएगा? दक्षिणतम हिस्सा हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में क्या है? पानी है। तो जिस जल संधि के द्वारा, जल
जिस जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका मिल रहे हैं उस जल संधि का नाम ही क्या है दोस्तों? पाक जल संधि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 34। आइए समझते हैं महासागरों की संख्या कितनी है। तो महासागर कितने साथियों? 5 है। अगर हम मैप की बात करें, मैप में समझ लेते हैं कि 5 महासागर कौन कौन से हैं। तो ये वाला पूरा की पूरा क्या हो जाएगा साथियों? ये वाला प्रशांत महासागर हो जाएगा, और ये इधर भी प्रशांत महासागर हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा, और ये ऊपर आर्कटिक महासागर हो जाएगा, और ये दक्षिण महासागर हो जाएगा, और ये अपना हिंद महासागर हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। प्रशांत के बाद दूसरा नंबर किसका है? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर का है, और तीसरे पे अपना हिंद महासागर है, और चौथे पे दक्षिण महासागर है, और पांचों पे कौन सा है? पांचों पे आर्कटिक महासागर है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 35। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझेंगे। प्रश्न नंबर 35 है कि बेरिंग जलसंधि किन दो महासागरों के बीच है। तो दोस्तों हमें पहला दिया गया कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, और बी है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, और सी है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, और डी है कि दक्षिण महासागर और हिंद महासागर। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि बेरिंग जलसंधि किन दो महासागरों के बीच है, तो बेरिंग जलसंधि किसके बीच है? प्रशांत और जो आर्कटिक महासागर है इनके बीच है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 36। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो थोड़ा सा हम प्रश्न के आकार को क्या कर लेंगे? छोटा कर लेंगे, ताकि प्रश्न पूरा दिख पाए। प्रश्न है साथियों कि अटलांटिक महासागर के संबंध में हमें क्या करना है? असत्य कथन की पहचान करनी है। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है, महासागर है साथियों। ठीक है, और अगला है बी है कि यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर का है, तो बिल्कुल हमने समझा भी था। और अगला है कि इसके पश्चिम किनारे पर क्या है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, और साथ में किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और तथा पूर्वी किनारे पर इसके क्या है? मान लो कि ये है, और पूर्वी किनारे पर इसके क्या है? यूरोप और अफ्रीका है। तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 37। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 37 है साथियों कि वायुमंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो वायुमंडल दोस्तों ये सबसे पहले कौन सी है? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा? क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। आयन मंडल को साथियों कहीं कहीं वायुमंडल भी कहा जाता है, और कभी कभी तापमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। इसी प्रकार से समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। इसी प्रकार से जो मध्य मंडल है उसकी ऊंचाई 80 मीटर है। इसी प्रकार से आयन मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्षोभ मंडल, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमने जान लिया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। आइए देखते हैं, समझते हैं। पृथ्वी तल से बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुमंडल की परतों का हमें क्या करना है? सही क्रम बताना है कि पृथ्वी तल से बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हमें क्या करना है? वायुमंडल की परतों का। तो दोस्तों अगर हम बात करें वायुमंडल के पृथ्वी के सबसे नजदीकी कौन सी है? क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों पहले ही क्या हो जाएंगे? गलत, क्योंकि क्षोभ मंडल यहाँ पर पहले दिया ही नहीं गया है। और दूसरे पे कौन है? समताप मंडल, ये भी समताप मंडल। तीसरे पे मध्य मंडल, ये भी मध्य मंडल, और चौथे पे कौन सा है? आयन मंडल है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर बहिर्मंडल दिया है तो ये गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 37। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 37 है साथियों कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है। एंडीज करती है, हिमालय करती है, यूराल करती है, या
रॉकी पर्वत श्रृंखला दोस्तों क्या करती है, इन्हें अलग करने का काम करती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यूराल जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप और एशिया को अलग करती है और इसे क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है उसे क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा मैप में समझ लेंगे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है। ठीक है, तो साथियों ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो कौन से महाद्वीप में है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से में है, दक्षिण अमेरिका में है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रॉकी पर्वतमाला कहाँ है, तो उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, और इसी प्रकार से अल्पेशियन की बात करें तो अल्पेशियन भी उत्तर अमेरिका में है। और अगर हम बात करें एटलस पर्वत कहाँ है या पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसी प्रकार से जो अल्पास है वो भी यूरोप में है। ठीक है, और अगर हम अपने एशिया की बात करें तो अपने एशिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई, तो अपने एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और इसी प्रकार से अगर हम चीन की बात करें तो चीन में भी क्यून लून शान, ठीक है, ये चीन की क्या हो जाएगी, पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए प्रश्न के आकार को क्या कर लेंगे, हल्का सा छोटा कर लेंगे। प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर लगातार दो गतियां हो रही है, इसके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला दिया गया कि प्रथम गति या आंतरिक क्रिया प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थल का क्या होता है, पृथ्वी की सतह कहीं टूटकर घिस जाती है और कहीं धंस जाती है। ठीक है, और बी है कि दूसरी गति या बाह्य गति इस तल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, ये भी कौन सी है, आंतरिक गति के कारण हो रहा है ये। ठीक है, आंतरिक नहीं, बाह्य गति के कारण हो रहा है। बाह्य गति के कारण क्या हो रहा है कि कहीं पर सतह बनती है और कहीं पर टूटती है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, और जब दोनों के दोनों कथन सही है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, आइए समझते हैं। 39, प्रश्न नंबर 39 है कि बर्फ से ढके पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इमानी कहा जाता है। जो दोस्तों बर्फ है और बर्फ को पिघलकर जो नदियां निकलेगी उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्वतों के एक रेखा में व्यवस्थित होने को क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 40, आइए समझते हैं। पृथ्वी की सतह के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि पृथ्वी के सतह के टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, गलत हो जाएगा। अगला है कि अपरदन की प्रक्रिया के कारण फिर से इनका निर्माण होता है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। क्यों गलत है, अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को निक्षेपण नहीं अपरदन कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर इनका क्या होता है, पुनः निर्माण होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर निक्षेपण होना चाहिए था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये दोनों के दोनों कथन असत्य है, और जब दोनों के दोनों असत्य है तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों असत्य। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 40 के बाद 41, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 41 से साथियों कि पर्वतों के संबंध में सत्य कथन को चुनना है, कि पर्वतों के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन चुनना है। पहला दिया गया है कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार है, बलित पर्वत, ब्रह्मशोथ पर्वत, और अगला है कि ज्वालामुखी पर्वत। तो पर्वत के 3 प्रकार हमने समझ लिए। तो बताया जा रहा है कि बलित पर्वत किसे कहा जाता है, तो बलित पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और शिखर क्या होते हैं, शंकु आकार होते हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है, बलित पर्वत कहा जाता है। सी है कि ब्रह्मशोथ पर्वत, जब पर्वत का बड़ा भाग क्या टूटकर घिस जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं साथियों, ब्रह्मशोथ पर्वत कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत की, तो ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जो पर्वत बनते हैं ऐसे पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो साथियों चारों के चारों कथन सही है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर,
और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं ये थोड़ा सा टॉपिक के रूप में हमने चीज़ों को लिखा है कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो हिमालय और अल्पास और अरावली और अल्पेशियन और उत्तर अमेरिका का जो यूराल गोलाकार दिखाई देता है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वनचोद पर्वत के उदाहरण, तो यूरोप की जो इराइन घाटी है और वांजेस का जो पर्वत है, ये कौन से उदाहरण है? ये ब्रह्मोत्सोद पर्वत के उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर हम ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरणों की बात करें, तो अफ्रीका का जो किलिमंजारो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जो जापान में फ्यूजियामा जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है, वो भी दोस्तों कौन सा है? तो वो भी ज्वालामुखी निर्माण से बना हुआ पर्वत है, जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 42। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि पठार के संबंध में सत्य कथन की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि भारत में दक्कन का जो पठार है वो सबसे पुराने पठारों में से एक है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दक्कन का पठार कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार ये वाला हो जाएगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ये क्या होता है? टच होता है, या महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश राज्य है उनमें है। ठीक है। और अगला है दोस्तों कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। बिल्कुल सही बात है। तीनों के तीनों कथन सही है और ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, हम अगर क्लास को थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं और अगर आप चाहो तो इसे कम स्पीड में भी कर सकते हैं या वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। ठीक है। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 43 के सत्य कथन की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। और बी है भारत का छोटा नागपुर का जो पठार है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए क्या है? इनके भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दोनों के दोनों कथन सही है। और जब दोनों के दोनों कथन सही है तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है या 2 है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि सत्य कथन की पहचान करनी है या सत्य कथन को चुनना है। पहला दिया गया साथियों कि छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है? जोंग जलप्रपात है। गलत हो जाएगा। अगला है कि कर्नाटक में हुंडरूबान जलप्रपात है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि लावा पठार में काली मृदा, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और जो क्या होती है? उपजाऊ होती है और खेती के लिए क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। जो दोस्तों ये दक्कन का पठार है ये कौन सी? काली मृदा द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि पहला क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि जोंग। जोंग कहाँ है साथियों? तो ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर हुंडरू की जगह क्या होना था? जोंग जलप्रपात है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कर्नाटक में हुंडरू जलप्रपात नहीं, कर्नाटक में कौन सा है साथियों? जोंग है। ठीक है, तो ये उल्टा था। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सी सही है बाकी गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अब साथियों हम प्रश्न नंबर 45 को समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 45 है मैदान के संबंध में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है कि मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैदान उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के जो संसाधन हैं इनका निर्माण कर पाना आसान है। बिल्कुल सही बात है। बी है इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मैदान इसलिए ही विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि मैदान एक तो उपजाऊ होते हैं और साथ में परिवहन की जो सुविधा है या संसाधन है वो बड़े आसानी से क्या हो पाते हैं? उपलब्ध हो पाते हैं, बजाय पहाड़ी क्षेत्रों के। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और जब दोनों के दोनों सही है तो ए और बी जो दोनों कथन सही है और बी ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है साथियों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 46। आइए समझते हैं। प्रश्न के आकार को हल्का छोटा कर लेते हैं ताकि आप प्रश्न पूरा देख पाओ। प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला दिया गया है कि उत्तर में हिमालय से ऊंचे शिखर से गिरा है। उत्तर में क्या है? हिमालय से गिरा हुआ है साथियों। उत्तर में क्या है? हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। और अगला है कि अरब
पश्चिम में क्या अरब सागर, तो बिल्कुल पश्चिम में यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर है। इसी प्रकार से अगला है कि पूरब में हिंद महासागर, पूरब में दोस्तों हिंद महासागर नहीं है, बल्कि पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण में हिंद महासागर, तो हिंद महासागर दक्षिण में। अगला है कि दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, तो दोस्तों हिंद महासागर तो दक्षिण में है, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है कि दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी दक्षिण में नहीं है, ये पूरब में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी गलत है, ए और बी सही है। ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 47। आइए समझते हैं। सत्य कथन की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। भारत का क्षेत्रफल, तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या हम ये कह सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और अगला है बी है कि भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है ये कितना बताया गया है, 3200 बताया गया है, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है इस प्रकार से ये कितना है, तो ये 2900 है, तो बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, 48। आइए समझते हैं कि सत्य कथन की पहचान करनी है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब पर भारत को देखें तो ये ऊपर वाला कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही बात है। और कर्क रेखा भारत के लगभग कहाँ, मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य साथियों, तो गुजरात, और गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों झारखंड, ठीक है, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों कौन से हो जाएंगे, ये कितने हुआ, 1 2 3, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अगला कौन सा है, त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। तो ये कितने, 8 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तर में कितना है, तो ये है कि 37 डिग्री 6 मिनट। तो दोस्तों इसे हम मैप में समझ लेंगे। और सी है कि पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूरब। साथियों इसे थोड़ा हम मैप में समझ लेंगे। ये मैप है, और मैप में हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने वाले हैं। पहले साथियों हम अक्षांशीय विस्तार समझने वाले हैं। तो अक्षांशीय कितना है, ये 8 डिग्री और 4 मिनट है, ठीक है। और इसी प्रकार से उत्तर में अगर हम बात करें, ये भी क्या होना है, उत्तर होना है यहाँ पर, और ये कितना है, ये हो जाएगा 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम अब ये अक्षांशीय विस्तार समझा था, अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 68 डिग्री और 7 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री और 25 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और मैं हमने इसे क्या कर लिया है, मैप में भी समझ लिया है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न के तीनों कथन सही है, और जब तीनों के तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि भारत के 7 कितने देशों की स्थलीय सीमा लगती है, तो 7 देशों की स्थलीय सीमा लगती है। कौन कौन से वो 7 देश हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान, और ये कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान, और ये ऊपर कौन सा है, चीन है, और ये यहाँ पर नेपाल है, और यहाँ पर अंदर को ये भूटान है, और ये म्यांमार है, और ये बांग्लादेश। तो ये 7 देश हो गए, ठीक है, इनकी सीमा भारत से लगती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। आइए समझते हैं।
प्रश्न नंबर 50 है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या करना है, हमें सत्य क्रम बताना है या सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले वृद्ध हिमालय और उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो दोस्तों सबसे पहले वृद्ध हिमालय है, बृहत हिमालय का मतलब बड़ा हिमालय, या इसे ही किस नाम से, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को हिमाचल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लघु हिमालय, या नहीं लघु नहीं, शिवालिक, शिवालिक। इसके बाद कौन सा दोस्तों, शिवालिक। और शिवालिक के नीचे क्या है, भारत के उत्तर भारत के मैदान है। ठीक है, तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो ए है या फर्स्ट है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्नों की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, 51। आइए समझते हैं कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों पर बना है या कौन सी नदियों के मुहाने पर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है, हमारे उत्तराखंड से निकलती है, और इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। और अगर हम बात करें जो ब्रह्मपुत्र है तो वो कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है, और ये इस प्रकार से आती है, और इस प्रकार से ये कहाँ बनाती है, पश्चिम बंगाल में क्या बनाती है साथियों, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, तो साथियों ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था। अब है साथियों प्रश्न नंबर 53। आइए समझते हैं कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अरावली के नाम से जाना जाता है, या पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो साथियों अगर हम बात करें कि जो सह्याद्री है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो इसे पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर सह्याद्री है, और ये क्या है साथियों, ये पश्चिम घाट है। इसी प्रकार से जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये महेंद्रगिरी की जो पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो मालाबार तट पूछा जा सकता है। ये मालाबार तट है, और ये कोंकण तट है, और ये कोरोमंडल है, और ये उत्तरी सरकार। ये तट भी चारों के चारों बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर हम बात करें जो अरब सागर है, अरब सागर की ओर कौन कौन से तट है, तो मालाबार तट है और कोंकण तट है। इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी की ओर कोरोमंडल और जो उत्तरी सरकार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर जो बी है, पश्चिम घाट। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए समझते हैं। इसे थोड़ा सा हल्का सा क्या कर लेंगे, हम जूम कर लेंगे ताकि थोड़ा सा प्रश्न क्या हो जाए, हमें बड़ा दिख जाए। आइए समझते हैं साथियों प्रश्न नंबर 54 को। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि यह मानसून आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर मतलब इस तल की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी ये वाली हो जाएगी, और अरब सागर ये वाला हो जाएगा, इस तल की ओर बहती है। बिल्कुल दोनों के पहला कथन क्या हो जाएगा, सही है। और बी है कि वह अपने साथ क्या लाती है, नमी लाती है, और जब पवन पहाड़ से टकराती है तो वर्षा कर देती है। दोनों के दोनों कथन सही है, और जब दोनों के दोनों कथन सही है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 55। तो साथियों प्रश्न नंबर 55 है, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो साथियों पहला दिया गया है कि पवन स्थल से क्या करती है, स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इस प्रकार से स्थल भागों से बंगाल की खाड़ी की ओर बह रही है। ठीक है, अगला है कि भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत के दक्षिण भाग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होती है, जो लौटता हुआ मानसून है या जो शरद ऋतु का जो मानसून है, इस समय क्या होती है, बारिश होती है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों अगर आप क्लास को पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो थोड़ा सा बीच में क्या कर लेंगे, रेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी रहने वाली है। तो साथियों प्रश्न नंबर 56 है, आइए समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। आइए बढ़ते हैं पहले कथन की ओर। पहला कथन दिया गया कि उष्णकटिबंधीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है साथियों कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, जहां अधिक वर्षा होती है।
क्यों, जो थोड़ा सा हम ग्लोब में समझेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। ये ग्लोब है, और ग्लोब पर ये कौन सी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, और कर्क रेखा के नीचे ये वाली भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी रेखा है दोस्तों, ये हो जाएगी मकर रेखा। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब जो दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में क्या होती है, यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है, और जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है तो इस क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन होता है, और अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन होने के कारण यहाँ पर बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है, और जब यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ की जो वनस्पति है वो पूरे साल भर कैसी रहती है, हरी भरी रहती है। ठीक है, और अगला है कि वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो दोस्तों ये निश्चित समय में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। निश्चित समय में अगर हम बात करें कि अपनी पत्तियां कौन गिराते हैं, जो दोस्तों क्या होते हैं, पर्णपाती जो वनस्पति होती है या पर्णपाती जो वन होते हैं वो वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी जो पत्तियां वो गिरा देते हैं। सी है कि ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। और डी है कि प्रमुख वृक्ष मोगनी और एबनी और जो रोजवुड है ये इसके क्या है, प्रमुख वन है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य पूछा गया था तो बी असत्य है, तो यहाँ पर असत्य ही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो पहला दिया गया है कि साल, नीम, शीशम, पीपल, और अगला है कि साल, सागौन और शीशम और पीपल, और अगला है कि शीशम और सागौन और नीम और पीपल, और अगला है कि मोहगनी। तो दोस्तों अगर आपने ऊपर देखा होगा तो ऊपर हमने इससे किस में पढ़ा था, सदाबहार वन में पढ़ा था या उष्णकटिबंधीय में पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण नहीं है, और जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। हमें नहीं पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ये इसके कारण नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 58। आइए समझते हैं, कंटीली झाड़ियों के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। आइए समझते हैं। पहला दिया गया है कि इस प्रकार की वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, कंटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे रेगिस्तान में ज्यादा पाई जाती है। अगला है पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों में बड़े बड़े क्या होते हैं साथियों, बड़े बड़े कांटे होते हैं, ताकि ये क्या कर पाए, वाष्प उत्सर्जन को रोक पाए। इसलिए जो इनकी पत्तियां होती है, पत्तियों पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें डी की, तो महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं, केक्टस, खेकर, खेर और बबूल और कीकर, ये इसकी क्या है, प्रमुख झाड़ियां हो जाएंगी। और ये है कि उपयुक्त सभी के सभी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ई है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। यहां से आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंटीली झाड़ियों का उदाहरण है, तो जो केक्टस है, खेर है, बबूल है और कीकर है, ये किसके उदाहरण है, ये कंटीली झाड़ियों के उदाहरण है। और अगर हम बात करें ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जहाँ पर रेतीली भूमि होती है या रेगिस्तान है वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये आज के लिए जो ज्योग्राफी है क्लास 6 की ज्योग्राफी का ये सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। मैगरा वन, आइए समझते हैं। पहला कथन है कि ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, मुख्य तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदर डेल्टा है, ठीक है, वो उसका एक क्या है उदाहरण है, और अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वहां पर भी पाए जाते हैं। और बी है सुंदरी इस प्रकार के वनों
कि क्या है, महत्वपूर्ण प्रजाति है और इस प्रजाति के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, जैसे कि हमें चित्र में भी दिखाया गया है। दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे और जब दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है ये आज ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से क्या रहने वाला है, अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि गुजरात के जो ग्रीवन है का निवास है एशियाई शेरों का, ऊंट का, या एक सींग वाला गैंडा या हाथी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, जो गुजरात के गिरिवन है वहां पर एशियाई शेर रहते हैं। अगर हम बात करें ऊंट तो दोस्तों ये रेगिस्तान यानी राजस्थान में। अगर हम बात करें ये दोनों के दोनों किसके उदाहरण हैं, एक सींग वाले गैंडा और हाथी, ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, असम में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अब हम क्लास 6 की जो पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। तो साथियों पहला प्रश्न है कि जो पश्मीना ऊन है, पश्मीना ऊन के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये प्रश्न यूटेट और सीटेट में बहुत बार या बार बार पूछा गया है। पहला है साथियों कि पश्मीना ऊन लद्दाख में पाली जाने वाली एक खास किस्म की बकरी से प्राप्त होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है यूटेट में कि जो पश्मीना ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो खास किस्म की बकरी पाली जाती है कहाँ, लद्दाख में, उससे प्राप्त की जाती है। अगला है कि पश्मीना ऊन कीमती होती है। बिल्कुल सही बात है, पश्मीना ऊन बहुत कीमती होती है। पश्मीना ऊन से बनी शॉल महंगी होती है। बिल्कुल सही बात है कि पश्मीना ऊन से जो बनी हुई शॉल है वो महंगी भी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो कौन सा है, प्रश्न नंबर 2। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि किस रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। हमें पहला दिया गया लद्दाख और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, लद्दाख सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे छोटा तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया कि छोटे नागपुर को कहा जाता है, या नागालैंड को कहा जाता है, या लद्दाख को कहा जाता है, या सिंगापुर को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर या छोटा तिब्बत का पठार किसे कहा जाता है, छोटा तिब्बत का पठार दोस्तों लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो भारत के किस राज्य में है, तो छोटा नागपुर का पठार भारत के किस राज्य में है, झारखंड में। ठीक है, अगला है साथियों कि तिब्बत का जो केसर सांगा है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि तिब्बत का जो केसर सांगा है उसके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। लद्दाख में काफी प्रचलित है, तिब्बत का है लेकिन लद्दाख में भी प्रचलित है, सही बात है। ठीक है, अगला है कि इसके स्थानीय रूप को मुसलमान वो बौद्ध दोनों लोग क्या करते हैं, गाते हैं। और अगला है सी है कि उस पर नाटक भी खेलते हैं। तीनों के तीनों कथन सही है, और जब तीनों के तीनों कथन सही है तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों से फर्स्ट है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसने भारत की खोज किताब अनेकता में एकता का विचार दिया, कि ये अनेकता में एकता का जो विचार है ये किसका है। या प्रश्न सीधा सीधा इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की खोज नामक किताब है ये किसकी है, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और नेहरू जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों हमने प्रश्नों की जो स्पीड है या हम स्पीड से कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को क्या कर पाएँ, कम समय पे कर पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को हमने ज़्यादा रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि पूर्वाग्रहों के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला दिया गया है कि ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं, ऐसा शहर में रहने वाले लोग गांव के लोगों के बारे में मानते हैं। ठीक है, और बी है कि गांव के लोग बहुत पिछड़े होते हैं,
और आगे है कि वह कृषि की जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो ये भी क्या है, ये भी साथियों पूर्वाग्रहों का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, और सी है कि शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहर में रहने वाले लोगों के प्रति इस प्रकार का पूर्वाग्रह रखते हैं। तो ये तीनों के तीनों पूर्वाग्रहों का उदाहरण है। और जब तीनों के तीनों पूर्वाग्रहों का उदाहरण है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। और साथियों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इन जो 5 या 6 जो ये ऑप्शन रखे हैं यहां से आपको एक प्रश्न बन सकता है, बहुत बहुत संभावना है। ठीक है, पहला दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। अगला है कि दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। और सी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समुदाय के लिए या इनके अधिकारों के लिए क्या लड़ाई लड़ी, ये भी सही है। और डी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ, ये भी सही बात है। और ई है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष ना होकर ये किसके, जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है एफ है कि अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड गए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, हमें असत्य पूछा गया था, और असत्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई क्या है, असत्य है। तो असत्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये असत्य इसलिए है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या नहीं थे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि रूढ़िवादी धारणा बनाने के संबंध में क्या करना है हमें, सत्य कथन। पहला दिया गया है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। और बी है उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो ये भी सही है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 की दलित किसे कहा जाता है, अछूत को कहा जाता है, दबाकर रखा गया, दबाया गया या कुचला गया, या अगला है कि दबाकर रखा गया। तो दोस्तों ये जो 4 के 4 ऑप्शन है, ये चारों के चारों ऑप्शन किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, दलितों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 10, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 6 प्रकार की अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कि 21 में किस चीज का वर्णन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं कि जीवन जीने का जो अधिकार है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 18, तो 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अब शिक्षा और जो सैन्य क्षेत्र है इसके अलावा उपाधि नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में साथियों किस चीज का वर्णन किया गया है, तो इसमें छुआछूत का वर्णन किया गया है कि छुआछूत पर अब क्या है, निषेध है कि या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी किसी के साथ क्या नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 11 कि सरकार के स्तर, हमें बताना है कि सरकार के कितने स्तर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सरकार के स्तर, तो केंद्र सरकार, ठीक है, सरकार कितने स्तरों पर काम करती है, तो केंद्र सरकार
जो पूरे के पूरे देश के लिए क्या करती है, नियम कानून बनाती है, या पूरे के पूरे देश का जो शासन प्रशासन को संभालने वाला काम है वो केंद्र सरकार करती है। और फिर इसी प्रकार से जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकारें अपने राज्यों में भी क्या करती है, काम करती है। ये भी एक सरकार का स्तर है। और अगर हम बात करें तीसरा स्तर कौन सा हो जाएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था सरकार का तीसरा स्तर है, या इसे ही सरकार का प्रथम अंग या प्रथम इकाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो सरकार के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर अंग पूछा जाए, अंग भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर हम अंग की बात करें कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो कौन सा पहला होता है साथियों विधायिका, और दूसरा होता है विधायिका और कार्यपालिका, और तीसरा होगा कौन सा, न्यायपालिका। ठीक है, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। स्तर अलग होते हैं और अंग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और स्तर और अंग तीनों क्या होते हैं, 3-3 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। पहला दिया गया कि ऐसी सरकार जहां लोग अपने पसंदीदा नेता को क्या करते हैं, वोट देकर स्वयं चुनते हैं। और बी है कि लोकतंत्र में ही लोग क्या करते हैं, सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। और जब दोनों के दोनों सही है तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 13। आइए समझते हैं। सत्य कथन की पहचान करनी है कि अमेरिका में जो औरतें हैं, औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, और इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन सत्य है, और ये प्रश्न सीटेट में पूछा भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं स्प्रेज मूवमेंट क्या है। पहला है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, और दूसरा है महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही उत्तर हो जाएगा। और जब ऑप्शन फर्स्ट सही है और अगला गलत है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट या कथन फर्स्ट। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, प्रश्न के आकार को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, और ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका, तो पहला प्रश्न तो इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है। हमारे उत्तराखंड में यूटेट में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है। ऑप्शन है कि नेहरू की है, या महात्मा गांधी जी की है, सुभाष चंद्र बोस की है, या अंबेडकर की है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये महात्मा गांधी जी की है। और इतना लंबा प्रश्न हमें उत्तराखंड में तो यूटेट में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास क्या नहीं है, चरित्र नहीं है, संपत्ति और शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर क्या करता है, पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो गरीब आदमी का उसने क्या करा है, गुनाह किया है। तो अगर हम बात करें ये कथन किसका है, महात्मा गांधी जी का है। और ये कथन उन्होंने किस में दिया है, तो अपनी यंग इंडिया पत्रिका में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न को हल्का सा क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि दक्षिण अफ्रीका के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे क्या करा, उन्होंने लड़ाई लड़ी या बहुत लंबा संघर्ष किया। और बी है कि अंत में या अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो 1994 में जो अफ्रीका है, अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना है, या अफ्रीका ने जो अपने यहाँ पर उनके यहाँ पर क्या है, रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसे समाप्त किया। ठीक है,
और सी है कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों तीनों के तीनों कथन सही है, और जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 17, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि ग्राम सभा के संदर्भ में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की सभा होती है, बिल्कुल सही बात है। बी है कि एक ग्राम सभा में एक गांव या उससे अधिक गांव हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है साथियों। एक ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। जिस गांव में साथियों जनसंख्या कम होती है तो उस गांव को दूसरी ग्राम सभा में मिलाया जाता है, ठीक है। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, और जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि ग्राम पंचायत के संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। पहला दिया गया है कि ग्राम पंचायत कहीं वार्डों में बंटी होती है, और दूसरा है कि प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो वार्ड पंच भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। सी है कि पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर क्या करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं, या ये क्या होता है, इसका मुखिया होता है। इसी को थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसे फिर से समझ लेते हैं कि पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है, जिसे हम ग्राम प्रधान भी कहते हैं। अगला है कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर पंचायत क्षेत्र का गठन 5 साल के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा एक सचिव को भी चुना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि कौन सा असत्य है, तो ई असत्य है। क्यों ये असत्य है, इसलिए असत्य है क्योंकि जो सचिव होता है तो सचिव का चुनाव नहीं होता है। सचिव का चुनाव या सचिव की नियुक्ति होती है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ये सरकार का क्या होता है, ये सरकार का प्रतिनिधित्व करता है भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 19, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 19 साथियों बड़ा है थोड़ा, पहले हम प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद इसके ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। पहला है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि पटवारी को किन्हीं नामों से या पटवारी को कहीं नामों से जाना जाता है। पटवारी को क्या कहीं नामों से जाना जाता है, कहीं पर पटवारी, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी, और कहीं पर कानूनगो के नाम से जाना जाता है। और सी है कि प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कहीं जगहों पर वो लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। तो साथ ही ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जरीब किसे कहा जाता है, तो जिससे पटवारी क्या करता है, खेतों को नापता है या जमीन को नापता है, उसे क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। तो साथियों ये चारों के चारों कथन क्या है, सही है। और जब चारों के चारों कथन सही है तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 20, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि निम्नलिखित में असत्य कथन की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है, बिल्कुल सही बात है। बी है कि सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है, और यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, बिल्कुल सही बात है। और सी है कि इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का क्या नहीं होता है, काम नहीं होता। तो यही काम होता है, ये सरकार का जो राजस्व विभाग है उसका काम होता है। कौन सा असत्य है, सी असत्य है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, 21, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि सत्य कथन की पहचान करनी है कि तहसीलदार पटवारी के कामों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल सही बात है। तहसीलदार क्या करता है साथियों, पटवारी के कामों का निरीक्षण भी करता है, बिल्कुल सही है। और अगला है कि तहसीलदार विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या स्थायी प्रमाण पत्र क्या करता है, बनाता है। तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22। आइए समझते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के संबंध में क्या करना है साथियों, हमें सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, और अगला है साथियों कि बेटे की मृत्यु के बाद जमीन का जो हिस्सा है वो बेटे बेटियों और उनके माँ में क्या बटेगा, बराबर, बेटों और बेटियों। ठीक है, बेटों बेटियों और उनकी माँ में क्या बटेगा, बराबर बटेगा। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो साथियों इस प्रश्न में जो कथन बी है वो सही है, और कथन बी सही है तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों हम बात करें कि जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा के लिए कब बना था, तो इसके लिए 2006 में कानून बना था। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के तहत, कि जो घर में जो महिलाओं के साथ क्या होता है, शोषण होता है या मारपीट होती है, उसके लिए क्या बना था, 2006 में एक कानून बना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 23, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 23 से साथियों, नगर निगम के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों और बाजार पर सफाई का काम करना। तो बिल्कुल सही बात है, ये किसका काम होता है, ये नगर निगम का काम होता है। और अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप ये देखते भी होंगे कि नगर निगम वाले क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा कराते हैं, और साथ में जो जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं सड़कों को या सड़कों में जो बाजार में साफ सफाई का काम है वो सारा नगर निगम देखती है। और बी वाला है कि नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहरों में बीमारियां न फैलें, और साथ में स्कूल स्थापित करना और उन्हें चलाना, और शहरों में दवाखाने और अस्पताल खोलना। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे साथियों, सही हो जाएंगे। और जब दोनों के दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि नगर निगम को पैसा कहां से मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नगर निगम को पैसा कहां से मिलता है। नगर निगम को पैसा लोगों के द्वारा दिया गया जो टैक्स है वहां से आता है। और बी है कि कर वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। कि कर या टैक्स हम सरकार को क्यों देते हैं, क्योंकि सरकार हमें क्या कराती है साथियों, सुविधा उपलब्ध कराती है। जैसे हमारे घरों में बिजली, हमारे घरों में पानी की व्यवस्था, या सड़कें बनाना। तो सरकार हमें तमाम प्रकार की क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। उसके बदले में हम सरकार को क्या करते हैं साथियों, टैक्स देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। और जब दोनों के दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि इन चारों में से एक प्रश्न बन सकता है। पहला है कि भूमि सुधार का वर्णन निम्न में से कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो साथियों ये पॉलिटिकल साइंस के लिए आज के लिए कौन सा सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। और अगर साथियों आपने फिर भी अभी तक भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए बहुत समय लगता है। जब हमारे द्वारा आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप भी बदले में क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। और साथ में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो 5 से 6 दिन बचे हैं, अगर आप 5 से 6 दिन में नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808 और 93, ठीक है, और 6634 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स की फीस मात्र कितना, 150, और 150 में भी आपको 3 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न। सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों कि भूमि सुधार का वर्णन निम्न में से कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो साथियों अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन है, और 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था है या पंचायतों का वर्णन है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें
12वीं अनुसूची, तो इसमें नगर पालिका का वर्णन है। तो साथियों यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न नंबर जो 26 है, आइए समझते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का अंतिम प्रश्न रहने वाला है और इसके बाद हम क्लास 6 की हिस्ट्री को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो सूचियां हैं उनमें जो भाषाओं का वर्णन है, भाषाओं का वर्णन कौन सी सूची में किया गया है। अगर हम बात करें कि पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो दोस्तों जो पूरे भारत के एससी और एसटी और एसटी है, एससी और एसटी के जो जनजातीय या जातीय लोग हैं उनके प्रशासन का वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुसूची 6 में, तो अनुसूची 6 में असम और मेघालय और त्रिपुरा और जो मिजोरम है, इनके जो जनजातीय, ये जो 4 राज्य है और यहाँ जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र है, इनके शासन का वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। अनुसूची 5 में पूरे भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है या जो एससी जाति है उसके लिए, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुसूची 6 में, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगर साथियों हम बात करें अब अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगर हम बात करें कि शक्तियों का बंटवारा किसके बीच, तो संघ सूची और राज्य सूची, और अगला कौन सा हो जाएगा, अगला समवर्ती सूची हो जाएगा, समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची। तो इसमें अनुसूची 7 में किस चीज का वर्णन है, शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुसूची 8, तो अनुसूची 8 में किस चीज का वर्णन है, तो दोस्तों अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, तो साथियों वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। इसके संबंध में साथियों हमने एक क्लास अलग से बनाई है जिसमें हमने भारतीय संविधान की 12 के 12 अनुसूचियों को समझा था। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जरूर से जरूर जाकर देख सकते हैं, ताकि अनुसूचियों से किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो 12 के 12 अनुसूचियां आप वहां से क्या कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और भाग है उन्हें भी समझा है, और साथ में हमने भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन्हें भी समझा है। उन क्लासों का जो लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने उन क्लासों को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। वो क्लास, ये 3 क्लासें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साथियों अब हम क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसे समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्त्री पुरुषों ने पहले 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को कहां उगाना आरंभ किया। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी पर, और अगला है कि उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों पर, और सी है कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरतक की पहाड़ियों पर, और डी है कि विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरतक की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ही स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 2। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि प्राचीन काल का जो मगध है वर्तमान बिहार गंगा के किस दिशा में स्थित है। हमें ऑप्शन दिया गया उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में है, पूरब में या पश्चिम में है। तो वर्तमान का जो बिहार है वो गंगा के कहाँ है, दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 3। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व कौन सी नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। हमें पहला दिया गया है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, और अगला है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, और सी है कि नर्मदा
नदी, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास लगभग 4700 साल पहले कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि गंगा वह इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? हमें ऑप्शन दिया गया कि 8000 साल पहले, 4700 साल पहले और 2500 साल पहले। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले हम इन दोनों को तो समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि पांडुलिपि के संदर्भ में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है कि हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें उन्हें पांडुलिपि कहते हैं, और अगला है कि अंग्रेजी शब्द में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और सी है कि ताड़ पत्रों और बुर्ज नामक पेड़ की छाल और भोजपत्र पर लिखी मिलती है, और डी है कि उपरोक्त सत्य है। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऊपर के तीनों कथन क्या है? सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं कि लगभग 2250 वर्ष पूर्व जो गांधार है या पुराना गांधार है, यह वर्तमान अफगानिस्तान में जो अशोक का शिलालेख है या अशोक का अभिलेख मिला है, वो कौन सी लिपि में उत्कीर्ण है? तो साथियों हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि यूनानी और अरेमाइक, और बी है कि संस्कृत और पाली, और सी है पाली और ब्राह्मी, और डी है अपभ्रंश और प्राकृत। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये यूटेट और सीटेट दोनों में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित को क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। तो पहला है कि नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी क्या है? आखेटक तथा संग्राहक। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें मगध, तो मगध पहला बड़ा राज्य है, और इसी प्रकार से गारो, और जो गारो की पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ियों पर आरंभिक कृषि मिली, और इसी प्रकार से सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, तो यहाँ पर प्रथम नगर मिले, और इसी प्रकार से गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या है? नगर फले फूले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और ये पांचों के पांचों जो कथन है, ये पांचों के पांचों पहले से ही सुमिलित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि उद्योग स्थल के बारे में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है। अगर हम बात करें कि उद्योग स्थल किसे कहते हैं, साथियों प्राचीन समय में या प्रारंभिक मानव क्या करते थे? जहां पर पत्थरों के औजार बनाते थे, उस स्थल को ही क्या कहा जाता था? उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है, ए है जहां लोग पत्थरों से क्या बनाते थे? औजार बनाते थे, उन स्थलों को क्या कहा जाता था? उद्योग स्थल कहा जाता था। और बी है कि कभी कभी लोग उद्योग स्थल पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे, तो ऐसे स्थलों को क्या कहा जाता था? आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर साथियों हम बात करें कि इसके हमें अवशेष कहाँ से मिले, तो अगर हम बात करें कुरनूल से हमें राख के अवशेष मिले, और भीमबेटका से हमें शैलाश्रय मिले, और शैल चित्र मिले। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, ठीक है, तो ये पुरापाषाण काल के ही है। और अगर हम बात करें कि हमें जो उद्योग स्थल है इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले, तो इसके अवशेष साथियों हमें हुंगसी से मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, प्रश्न के आकार को छोटा कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है कि आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घुमा करते थे? हमें क्या करना है? कारण बताना है, या कारणों की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। आइए समझते हैं। पहला है कि अगर वो एक ही स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए वो भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है। बी है कि जानवर अपने शिकार के या
के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को भी क्या करना पड़ता था, इनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। ठीक है। और सी है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल क्या है, अलग अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार क्या करते हैं, अन्य इलाकों पर घूमते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो चारों के चारों कथन क्या है, सही है। और डी भी क्या है कि पानी के तलाश में भी वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 10। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राख के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, सत्य कथन की पहचान करनी है। साथियों कुरनूल से ही हमें क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। और अगर हम बात करें भीमबेटका, तो भीमबेटका से हमें क्या मिला है, शैलाश्रय या शैल चित्र। और या यहाँ पर लोग शैलों में या गुफाओं में रहा करते थे। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हुंगसी, तो हुंगसी से क्या मिले हैं, उद्योग स्थल मिले हैं। कुरनूल से आग के अवशेष। कुरनूल कहाँ है साथियों, तो कुरनूल किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हुंगसी कहाँ है, तो हुंगसी कर्नाटक में। और भीमबेटका किस राज्य में है साथियों, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11। आइए समझते हैं कि भारत में शतुरमुर्ग से संबंधित हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है कि भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग पाए जाते थे। ठीक है। और अगला है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। सही बात है। अगला है सी है कि इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन मिलता है, कि इनमें कुछ चित्र भी बनाए जाते थे। और डी है कि इन अंडों से मनके बनाए जाते थे। सही है। और ई है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। आइए समझते हैं कि पुरापाषाण जो औजार है, औजारों के निर्माण के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि पुरापाषाण जो उपकरण है उन्हें 3 तरीकों से बनाया जाता था। और बी है कि पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीके से बनाया जाता था। और सी है कि प्रथम पत्थर से पत्थर टकराकर। पहला दोस्तों क्या था कि पत्थर से पत्थर टकराकर। ठीक है, ये वाला। और अगला है कि दबाव शल्क तकनीक। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें असत्य बताना है। तो असत्य कौन सा है, पहला असत्य है। और जब पहला असत्य है तो हमें असत्य पूछा गया था, तो असत्य ही सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देंगे, ये एक जैसा ही हो रहा है सब। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसे जंगली जानवर को क्या बनाया, पालतू बनाया। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया, पालतू। बकरी, घोड़ा, लोमड़ी, कुत्ता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं कि मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। साथियों हमें ऑप्शन दिया गया है महागढ़ा, बुर्जहोम, चिरांद और मेहरगढ़। तो साथियों अगर हम बात करें महागढ़ा से ही क्या मिले, मवेशियों के खुरों के निशान मिले। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बुर्ज होम, तो बुर्ज होम से क्या मिला साथियों, बुर्ज होम से गर्तावास मिले, कि गड्ढे के अंदर घर बनाए गए थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, इसके अवशेष कहां से मिलते हैं। अगर साथियों हम बात करें कि एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाने के पीछे कारण क्या था, उनका मानना यह था कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है। और जब मृत्यु के बाद जीवन होता है, तो अगर इन्हें भूख लग गई तो ये क्या खाएंगे, इसलिए एक मृतक के साथ मृतक की कब्र में क्या मिले, बकरी के
हड्डियों के क्या मिले? अवशेष मिले। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? एक मृतक के साथ एक बकरी के दफनाए गए अवशेष भी प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि किस पुरास्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी या सख्त होकर जो पत्थर बन जाती है के औजार या बर्तन कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से मिलते हैं या दाऊजली हेडिंग से मिलते हैं या महागढ़ा से या चिरांद से? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि दाऊजली हेडिंग कहाँ है, तो ये यहाँ पर है। मैप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम राज्यों की बात करें तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और मिजोरम के ऊपर कौन सा है? मणिपुर है। मणिपुर नहीं साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें ये कौन सा है? ये सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा है? असम है। असम के बाद दोस्तों ये मेघालय है। मेघालय के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद ये इधर को मेघालय भी है, और त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। तो ये लगभग नागालैंड के आसपास वाला क्षेत्र है। ठीक है, नागालैंड के आसपास के क्षेत्र में हमें क्या मिले हैं? दाऊजली हेडिंग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये कैसा है? ये एक इस प्रकार की लकड़ी है जो कठोर हो जाती है। ठीक है, और पत्थर के जैसी बन जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 17। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है की विशेषताओं के बारे में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं नगरों जो नगर है, कहीं नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं जो धोलावीरा है, धोलावीरा तीन भागों में विभाजित था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो हड़प्पा के जो ज्यादा से ज्यादा नगर है वो दो भागों में विभक्त थे या दो भागों में बटे हुए थे। लेकिन जो धोलावीरा है वो उसका क्या था? अपवाद था, ये तीन भागों में बटा था। तो ये बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर है जो तीन भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। और अगला है कि प्राय पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचा था। जो पश्चिम भाग था वो साथियों कैसा था? छोटा था लेकिन ऊंचा था। और यहाँ पर कौन लोग रहा करते थे? हम ये कह सकते हैं कि राजा महाराजा रहा करते होंगे, या विशेष जो लोग हैं वो रहा करते थे। ठीक है, और सी है कि पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। तो पूर्वी हिस्सा क्या था? बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। तो दोस्तों यहाँ पर कौन रहा करते थे? यहाँ पर आम जनता रहा करती थी। ठीक है, और डी है कि ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो इसे नगर दुर्ग, और अगले भाग को निचला नगर कहा जाता था। दोस्तों ये चारों के चारों कथन क्या है? सही है। और जब चारों के चारों सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। आइए समझते हैं कि मिसाल के तौर पर जो महान स्नानागार है वो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला? तो बहुत बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, और हमें ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? महान स्नानागार मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि बड़े बड़े जो अन्न भंडार है, अन्न भंडार के जो ग्रोह है या घर है या भंडार ग्रोह है वो कहाँ से मिले? तो दोस्तों पहला दिया गया हड़प्पा से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले, लोथल से मिले या धोलावीरा से मिले। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो साथियों जो ऊपर की ये तीनों के तीनों कथन है यहाँ से क्या मिले? बड़े बड़े अन्न भंडार मिले, लेकिन धोलावीरा से नहीं मिले। धोलावीरा क्या है? तो ये दोस्तों अपवाद है, ये तीन भागों में बटा हुआ है। बाकी सारे के सारे क्या? दो भागों में बटे हुए थे। जितने भी हड़प्पा कालीन हमें क्या मिलते हैं? नगर मिलते हैं। इसे नगर दुर्ग और इसे निचला नगर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर विशेष लोग रहते थे, या यहीं पर ये क्या है? मोहनजोदड़ो है या महान स्नानागार है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि बड़े बड़े अन्न
भंडार कहाँ से मिले? हड़प्पा से भी मिले, मोहनजोदड़ो से भी और लोथल से भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा? 20। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों कि एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जिसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है, कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 21। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों से अग्निकुंड मिले? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा और लोथल, और अगला है कि लोथल और हड़प्पा, और अगला है कि मोहनजोदड़ो और लोथल, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा? 22। आइए समझते हैं। निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें कि तांबा कहाँ से? राजस्थान से मिला। और कब की बात हो रही है? हड़प्पाकालीन सभ्यता की बात हो रही है। और सोना कर्नाटक, और टीन अफगानिस्तान, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। ठीक है, चारों के चारों कथन ये क्या है? सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 23। आइए समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूटेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से। तो साथियों प्रश्न है कि प्राचीनता के आधार पर जो वेद है, हमें वेदों का सही क्रम बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। तो साथियों जैसे यहाँ पर अथर्ववेद दिया गया, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बाद दोस्तों सामवेद के बाद अजुर्वेद, और अजुर्वेद के बाद अथर्ववेद है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है या फर्स्ट है वही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 24। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 24 है साथियों की ऋग्वेद के संबंध में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सही बात है, ये हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी समझा था। अगला है कि ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। अगला है सी है कि सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। बिल्कुल सही बात है। और डी है कि यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रखे गए। और इनमें से जो तीन महत्वपूर्ण क्या है? अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीन देवताएं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो चारों के चारों कथन क्या है? सही है। और जब चारों के चारों कथन सही है तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अग्नि दोस्तों किसका? आग के देवता है। और इंद्र किसके? युद्ध के देवता है। और सोम एक क्या है? एक पौधा है जिससे एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ क्या होता है? तैयार होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 25। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है साथियों कि ऋग्वेद के एक सूक्त में वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित नदियों कौन सी नदियां हैं कि जिनके बीच इस प्रकार का क्या हुआ है साथियों? वार्तालाप हुआ है। तो पहला दिया गया कि गंगा और यमुना, और अगला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा, और डी है कि सतलुज और व्यास। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा और यमुना का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में कितने बार किया गया है? तो एक बार। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 26 और इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साथियों कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने की मनके और शंख पाए गए, और दूसरे व्यक्ति के जो कंकाल है, कंकाल के पास से सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, या मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ऐसे अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या ये किस चीज को दर्शा रहा है? तो साथियों ये किस चीज को दर्शा रहा है? ये समाज में सामाजिक भिन्नता को दर्शा रहा है कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके कब्रों में 33 सोने के मनके मिले हैं और साथ में एक शंख भी मिला है। ठीक है, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके कब्र से क्या मिला है? कंकाल के साथ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। अगर हम बात करें साथियों कि ऐसे अवशेष कहाँ से मिले? मेहरगढ़, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 27, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वर्णों के संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है कि वर्णों के संबंध में जो वर्ण व्यवस्था है, हमें वर्ण व्यवस्था के संबंध में क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है साथियों कि पुरोहितों ने जो लोग है, लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, ठीक है, और जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। पहले वर्ग में उन्होंने किसे रखा था, ब्राह्मणों को रखा था, और उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना था या यज्ञ कराना था, ठीक है। और दूसरा है, दूसरे स्थान पर जो शासक है, शासकों को रखा गया था, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है, और उनका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा है कि तीसरे स्थान पर विष या वैश्य, इन्हें कृषि पालक या व्यापारी आते थे, ठीक है। और डी है कि अंतिम स्थान किसके लिए रखा गया था, शूद्रों के लिए रखा गया था, और इसमें बताया गया कि इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, हमें क्या करना था, असत्य कथन की पहचान करनी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया है, अगर हम बात करें इतना, तो इससे आगे का तो सही है कि अंतिम स्थान शूद्रों का था, लेकिन जो ये है आगे है कि अनुष्ठान करने का इन्हें क्या था, अधिकार था। तो साथियों शूद्रों को अनुष्ठान करने का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था, और जब नहीं था तो गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा, हमें गलत ही पूछा गया था, तो गलत ही सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 28, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 28 से साथियों कि जनपद के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है कि महायज्ञ को कराने वाला राजा अब जनपद का राजा न होकर जनपदों का राजा कहलाने लगा या माने जाने लगा। और बी है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कथन सत्य है। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, ये आज के लिए इस क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न को करने से पहले, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और तभी आपको इस प्रकार की जो आने वाली वीडियो है, क्लास 6 वाला तो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, और क्लास 7 की हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी की आने वाले कल में एक क्लास आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्लास 8 की हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की, आपको कल या परसों तक एक क्लास देखने के लिए मिल जाएगी, एक महा मैराथन क्लास देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं साथियों, उसके बाद हम हिंदी पेडालॉजी के लिए भी एक महा मैराथन क्लास करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर, और प्रश्न है कि मगध के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है कि लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था या बन गया। और बी है कि मगध के 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंदुसार और अजातशत्रु थे। और सी है कि ब्रह्मपुत्र और सोहन नदी मगध से होकर बहती है। और डी है कि राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र बना दिया गया या कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें असत्य की पहचान करनी थी, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र और सोहन नदियां हैं वो मगध से होकर गुजरती थी। तो दोस्तों मगध से होकर नहीं गुजरती थी। अगर हम बात करें कि मगध या वर्तमान बिहार, यहां से होकर कौन सी नदी, तो जो गंगा नदी है, ठीक है। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम प्रश्न हो जाएगा। तो साथियों अंतिम प्रश्न को करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से जरूर क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 30 है साथियों, मौर्य वंश के राजाओं के का क्या करना है, सही क्रम बताना है। हमें क्या करना है, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम बताना है, ठीक है। तो साथियों पहले दिया गया कि बिंदुसार बिंदुसार, और अगला अशोक, और अगला है सी। तो दोस्तों सबसे पहला क्रम कौन सा हो जाएगा, अगर हम बात करें कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, तो चंद्रगुप्त ने करी, ठीक है। और चंद्रगुप्त के पुत्र कौन है साथियों, बिंबिसार है, और बिंबिसार के कौन है,
अशोक है। तो पहला हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त और दूसरा हम कह सकते हैं बिंदुसार और तीसरा हम कह सकते हैं अशोक। ऐसा कौन सा है जहां पर सी पहला हो और बी लास्ट हो? सी पहला और बी लास्ट, सी पहला और बी लास्ट। तो दोस्तों ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।